दरवाजे पर सनाया खड़ी थी। सनाया जल्दी से आकर आदित्य के गले से लग गई और आदित्य कुछ पलों के लिए जमकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। सनाया उसे पकड़कर रोने लगी, पर आदित्य अभी भी बुत बनकर ही खड़ा था। कुछ मिनटों के बाद जब आदित्य होश में आया तो उसने झटके से सनाया को खुद से दूर कर दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अब क्यों आई हो तुम? मेरी जिंदगी एक बार तबाह करके चैन नहीं मिला तुम्हें, जो दोबारा मुझे बर्बाद करने चली आई? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आदित्य? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? सनाया ने रोते हुए कहा। तो आदित्य चिल्लाकर बोला, बस अब तुम्हारा कोई भी नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला है, इसीलिए जिस रास्ते से आई हो चुपचाप उसी रास्ते से वापस चली जाओ। आदित्य की बात सुनकर सनाया चौंक कर बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें झेलकर उस दरिंदे के चुंगल से भागकर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे प्यार को नाटक कह रहे हो? मैंने तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे बिताया है तुम्हें पता भी है, और मुझे लगा था कि तुम भी मेरे बिना कितने परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं कैसे जी रहे होंगे, पर नहीं, तुम्हारा प्यार तो बदल गया है और बिना पूरी सच्चाई जाने ही मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे इतने गहरे प्यार का ये सिला दिया तुमने। ये कहकर सनाया सिसकियां भरने लगी और आदित्य भौं चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो क्या है तुम्हारी सच्चाई, जरा मैं भी तो सुनूं। सच्चाई ये है मिस्टर आदित्य मेहरा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी, सनाया ने रोते हुए कहा। तो आदित्य गुस्से में बोला, अच्छा अच्छा, तो उस दिन मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर उस बिजनेसमैन से शादी करना तुम्हारा प्यार था? इसी बात का तो दुख है आदि कि तुम भी मुझे नहीं समझ पाए। तुमने एक बार भी ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि जो लड़की 10 सालों से तुम्हारे साथ थी उसने एक पल में तुमसे सारे रिश्ते कैसे तोड़ लिए। अगर तुमने एक बार भी सोचा होता ना तो शायद मेरे साथ वो कभी नहीं होता जो हुआ। सनाया ने रोते हुए अपना दुख व्यक्त किया। तो आदित्य चौंक कर बोला, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे डैड ने जबरदस्ती मेरी शादी उस बिजनेसमैन से तय कर दी थी क्योंकि वो तुम्हें नालायक समझते थे। उन्हें लगता था कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे अपने सारे रिश्ते नहीं तोड़े तो वो अपनी जान दे देंगे। वो मेरे डैड है आदि, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मुझे जबरदस्ती उससे शादी करनी पड़ी। ये कहते हुए सनाया फिर से आदित्य के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। इस बार आदित्य को उसकी बातों में थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। पर ऋषि तो कह रहा था कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है और इसीलिए तुम्हारे घर वालों ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। आदित्य ने एक और सवाल किया। तो सनाया उसे समझाने लगी, तुम तो जानते ही हो कि ऋषि हमेशा से हम दोनों को अलग करना चाहता था। हमारे सारे दोस्त हमें अलग करना चाहते थे। मेरे जाने के बाद उन्हें अच्छा मौका मिल गया होगा और उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ खूब भड़काया होगा, तभी तो तुमने एक बार भी सच जानकर मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वरना मैं जिस आदित्य को जानती थी वो मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे कहने से पहले ही मेरे दिल की हर बात समझ जाता था। फिर इतनी बड़ी बात भला वो कैसे नहीं समझ पाता। पर अगर ऐसा था तो तुमने कभी मुझे कॉल करने की कोशिश क्यों नहीं की? आदित्य ने पूछा। तो सनाया बेबस निगाहों से आदित्य को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि ये 10 महीने मेरे 10 साल के प्यार पर भारी पड़ जाएंगे और तुम मेरे प्यार पर शक करके एक डिटेक्टिव की तरह मुझसे सवाल करोगे। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें शक हो ही गया है तो दूर करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें कॉल इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक दरिंदे से हुई थी। उससे हमारे बारे में सब पता चल गया था, इसीलिए वो रोज मुझे जानवरों की तरह पीटता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मेरा फोन लैपटॉप सब उसके पास ही रहता था, यहाँ तक कि उस दरिंदे ने मुझे अपने घर में कैद करके रखा था। ना मुझे कहीं जाने देता था और ना किसी से मिलने देता था। नर्क से भी बदतर जिंदगी कर दी थी उसने मेरी। ये कहते हुए सनाया ने अपने हाथ और पैरों पर लगे चोट के निशान आदित्य को दिखाए और सिसकते हुए बोली, ये देखो उसकी दी हुई चोट के निशान जो अब तक मेरे शरीर पर मौजूद हैं। ये कहते हुए सनाया फिर से रोने लगी। अब आदित्य को भी यकीन हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रही है, उसका प्यार झूठा नहीं था। उसने फौरन सनाया को गले से लगा लिया। अब उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोल पड़ा, मैं जानता था मेरा प्यार सच्चा है, तुम एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगी, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। यहाँ तक कि मैं खुद भी मानने लगा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे माफ कर दो सनाया, प्लीज प्लीज। तुम माफी मत मांगो आदि, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती और सारी दुनिया मुझे आकर तुम्हारे खिलाफ भड़काती तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगने लगता।
सनाया ने आदित्य के आंसू पोंछते हुए कहा। पर तुम उस दरिंदे के चुंगल से छूटी कैसे? आदित्य ने सनाया का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा तो सनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कैसे नहीं छूटती? तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ था, और सच्चा प्यार करने वालों की मदद तो ऊपर वाला भी करता है। उस ऊपर वाले ने ही उसके घर में काम करने वाली मेड को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। एक दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसने मुझे आजाद कर दिया और मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई। थैंक यू सो मच भगवान, आपने मेरी सनाया को वापस भेज दिया। आदित्य ने आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच देव और अवंतिका घर वापस आ गए। सनाया को घर पर देखकर उन्हें एक जोर का झटका लगा। आदित्य ने उन्हें सब कुछ समझा दिया, पर उन दोनों को सनाया की किसी बात पर यकीन नहीं था। वो सनाया की चाल अच्छे से समझ रहे थे, पर वो दोनों अपने बेटे को भी दोबारा खुद से दूर होते नहीं देख सकते थे। इसीलिए बिना कोई राय कायम किए अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ आरोही बहुत देर से हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर आदित्य का इंतजार कर रही थी, पर जब वो नहीं आया तो आरोही उदास होकर अपनी केबिन में आ गई। इसी बीच कुणाल और कृति भी वहां पहुंच गए। आरोही ने उन दोनों को भी बता दिया कि आज आदि उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला था, पर वो अभी तक नहीं आया। तूने कॉल किया उसे? कुणाल ने पूछा तो आरोही उदास होकर बोली, किया था, स्विच ऑफ आ रहा है। रुक, मैं देव अंकल को कॉल करके पता करता हूँ। ये कहकर कुणाल ने जैसे अपना फोन निकाला तब तक उसके पास खुद ही देव का कॉल आ गया। कुणाल ने जल्दी से फोन उठाया, पर देव की बात सुनते ही उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। वो वहीं जमकर खड़ा हो गया। कुणाल को ऐसे देखकर आरोही और कृति भी घबरा गई। क्या हुआ कुणाल, आदि ठीक तो है ना? आरोही ने परेशान होकर पूछा, तो कुणाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बुत बनकर खड़ा था। अब आरोही ने उसके जवाब का इंतजार किए बिना फोन उठा लिया, और देव की बातें सुनकर वो भी कुणाल की तरह ही निशब्द हो गई। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? आदि ठीक तो है ना? कृति ने घबराकर पूछा तो कुणाल और आरोही बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे और कृति को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। प्लीज कुणाल, बताइए ना क्या हुआ है? कृति ने कुणाल को पकड़कर हिलाते हुए कहा, तो कुणाल सिर्फ इतना ही कह पाया, सनाया वापस आ गई। ये सुनकर कृति के पैरों तले भी जमीन खिसक गई और आरोही फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देख कुणाल ने उसे गले से लगा लिया। आरोही ने भी उसे कस के पकड़ लिया और सिसकते हुए बोली, आई लव हिम कुणाल, आई जस्ट कांट लिव विदाउट हिम। मैं जानता हूं आरू, पर अगर तूने ये बात पहले बोल दी होती तो शायद आज आदित्य को प्यार के नाटक और सच्चे प्यार के बीच का फर्क समझ आ गया होता। फिर शायद वो सनाया की बातों में कभी नहीं आता। कुणाल ने आरोही का सर सहलाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो कुणाल, मैंने बहुत देर कर दी, अब आदि मुझे कभी नहीं मिलेगा। आरोही ने रोते हुए कहा तो कुणाल उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं, अभी इतनी भी देर नहीं हुई है, तू चिंता मत कर। सनाया को मैं आदि और तेरे बीच में से हमेशा के लिए हटाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मैं उस सनाया को तेरी और आदि की जिंदगी इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करने दूंगा। ही इज राइट, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो आरोही, हम सब मिलकर आदि को सनाया के चुंगल से बाहर निकाल लेंगे। जैसे पहले आदि के सर से उसका भूत उतारा था, ठीक वैसे ही इस बार भी हम अपने आदि को उसके झूठे प्यार के नाटक से आजाद करके ही रहेंगे। कृति ने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आरोही ने रोते हुए उन दोनों को गले से लगा लिया। कुणाल और कृति भी उसे पकड़कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा कुणाल? कृति ने इशारे से कहा तो कुणाल ने भी इशारे में उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा।